हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सी टेट अकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी में देखिए, अभी तक हमने जो है संधि के बारे में जो भी पढ़ा है, स्वर संधि, जिसमें आपका जो है स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हमने बताया। और दोस्तों, आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर के से मेल होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है। इस विकार से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्तों, व्यंजन संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम यहाँ दिए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प, जो कि क, च, ट, त, प, ये बिना स्वर के, मैं आपको दिखा दूं, ये बिना स्वर के व्यंजन है। तो दोस्तों, ये बिना स्वर के व्यंजन है, क्योंकि इसके नीचे आप देख रहे होंगे, देखिए हलंत लगा हुआ है। जैसे हमने क लिखा और क के नीचे हलंत लगा दिया तो ये क बिना स्वर के हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, वैसे या चतुर्थ वर्ण आए या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ग, ज, ठीक है, ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। जैसे वाक, ठीक है, वाक धन ईस तो वागीस, द्विक धन गज तो द्विगज, ठीक है, वाक धन दान तो वागदान, सत धन वाड़ी तो सदवाड़ी, अच धन अंत, ठीक है, अजंत, अप धन ईंधन तो अविंधन, तत् धन रूप तो तद्रूप, जगत धन आनंद तो जगदानंद, सप धन द तो शब्द। ठीक है। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प के स्थान पर जो कि न या म आए तो क, च, ट, त, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात अंग, इय, ण, न, म में बदल जाते हैं। जैसे वाक धन मय तो वांग्मय, सठ धन मास तो सठमास, जगत धननाथ तो जगन्नाथ, अप धनमय तो अमय। तीसरा है, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन आए तो म जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। जैसे अहम धनकार तो अहंकार, किम धन चित्त किंचित, सम धन गम तो संगम, सम धन तोष तो संतोष, अपवाद जो कि सम धन कृत बराबर संस्कृत, सम धन कृत तो संस्कृत, संस्कृत और संस्कृति, ठीक है, कृति हो जाता है। यदि म के बाद य, र, ल, व, स, ह में किसी भी वर्ण का मेल हो तो म के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। जैसे शम धन योग तो संयोग, शम धन रचना तो संरचना, शम धनवाद तो संवाद, ठीक है, शम धन हार तो संहार, शम धन रक्षण तो संरक्षण, शम धन लग्न तो संलग्न, शम धन वत तो संवत, ठीक है, शम धन सार तो संसार। यदि त या द के बाद ल रहे तो त या द ल में बदल जाता है। जैसे उत्थन लास तो उल्लास, उद्धन लेख तो उल्लेख। यदि त या द के बाद ज या झ हो तो त या द झ के बाद में बदल जाता है। जैसे सतधंजन तो सज्जन, उद्धन छटिका तो उच्छटिका। यदि त या द के बाद श हो तो त या द का च श छ में बदल जाता है। यदि उद्धन श्वास तो उच्छ्वास, उद्धन शिष्ट तो उच्छिष्ट, सद्धन शास्त्र तो सच्छास्त्र। यदि त या द के बाद च या छ हो
तो त या द का च हो जाता है। जैसे उच्च उद्धन चारण उच्चारण, सद्धन चरित्र तो सच्चरित्र। त या द के बाद यदि ह हो तो त द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तद्धन हित तद्धित और उद्धन हार्त उद्धार। त या द के बाद यदि ह हो तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद का प्रयोग श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है। देखिए, और 10वां, जब पहले पद के अंत में स्वर हो या आगे पद का पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर छ, तो आधा च और छ हो जाता है। जैसे अनुधन छेद तो अनुच्छेद, परिधन छेद तो परिच्छेद, आधन छादन तो आच्छादन। ठीक। यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए या दूसरे शब्द के आरंभ में श हो तो स के स्थान पर श हो जाता है। तो जैसे अभिधनसेक तो अभिषेक, विधंसम तो विषम, निधंसिद्ध निषिद्ध, सुधन सुप्ति तो सुसुप्ति। री र स्र, ठीक है। री र श के बाद जब कोई स्वर कोई क वर्गीय या प वर्गीय वर्ण अनुस्वार अर्थात य व ह में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न हो जाता है। जैसे भर धन अंत भरण, भूष धन अंत भूषण, राम धन अयन तो रामायण, प्रधन मान तो प्रमाण। ठीक। चलिए, अब विसर्ग संधि देख लीजिए। विसर्ग के स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है तो उसके बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग ध्वनि है। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो बाद में अ हो तो दोनों का विकार ओ हो जाता है। जैसे मनः धन अविराम तो मनोविराम, यशः धन अभिलाषा तो यशोविलासा, मनः धन अनुकूल तो मनोकूल। यदि विसर्ग के पहले अ हो तो बाद और बाद वाले शब्द का अक्षर अ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अ के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः एवं एव, अतः धन एव तो अतएव, यश धन इच्छा तो यशिच्छा। यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा य र ल व व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे तपः धनवन तपोवन, अधोधनगामी तो अधोगामी, वयम धन वृद्ध तो वयोवृद्ध, अततः धन गत्वा तो अंततो गत्वा। ठीक है। अंतः जैसे तो अंतो, देखिए अंत तो गत्वा, ठीक है, अंत तो गत्वा। मन धन विज्ञान तो मनो विज्ञान। ठीक। यदि विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। जैसे देखिए, आपको ये मालूम होगा कि ये जो चिन्ह होता है ये यही विसर्ग चिन्ह होता है। ठीक। फिर से देखिए, जैसे
यही जो चिन्ह है वही विसर्ग है। जिस ऐसे हम लोग दो बिंदी लगाते हैं, यही विसर्ग है। ठीक। तो आयुः धन वेद, तो आयुर्वेद। ज्योतिः धन मय, तो ज्योतिर्मय। चतुः धन दिशि, तो चतुर्दिश। ठीक है, चतुर्दिश। आसी धन वचन, तो आसी वचन। ठीक है, आसी वचन। धनु धनधारी, तो धनुधारी। यदि विसर्ग के बाद च या तालव्य श आता है तो विसर्ग स हो जाता है। जैसे पुनः धन च, तो पुनश्च। तपः धन चर्या, तो तपश्चर्या। यश धन शरीर, तो यशस शरीर। यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो तो बाद में त या दंत्य श आता है तो विसर्ग स हो जाता है। जैसे पुरः धन सर, तो पुरस्सर। ठीक है, पुरस्सर। नमः धन्ते, तो नमस्ते। मनः धन्ताप, तो मनस्ताप। यदि विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो तो उसके बाद क ख प फ वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य स हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? यदि ई या उ स्वर हो, बाद में क ख ग प फ वर्ण आए तो मूर्धन्य, ठीक है, स हो जाता है। पेट पर हुआ स, जिसको हम बोलते हैं। ठीक। तो अविह धनकार, तो आविष्कार। चतुह धन पाद, तो चतुष्पाद। चतुह धन पथ, तो चतुष्पथ। बहिः धनकार, तो बहिष्कार। संस्कृत में दुह निह उपसर्ग नहीं होते, इसलिए इनके साथ संधि या संधि विच्छेद भी अशुद्ध है। ठीक। तो दोस्तों ये अभ्यास प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अभ्यास करिए। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।